हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज के बायोलॉजी वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 5th जो कि साइंस सब्जेक्ट से है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो 10th में ये जो चैप्टर है ये बेस मान के चलिए आपके केमिस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ से ही हमें केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो चैप्टर है यहाँ हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है 2020 2020 और 2021 जो सेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग है। जो रिड्यूस सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है। इस चैप्टर से कुछ भी नहीं कम किया गया है, यानी हमें फुल चैप्टर ही पढ़ना है। ओके, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैसे भी रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर लाइन बोलना चाहूँगी। फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। ये मार्टिन एच फिशर ने बोली है। जिस तरह डिक्शनरी जो है वो लिटरेचर नहीं होती, उसी तरह सभी जो फैक्ट्स हैं वो साइंस नहीं होते। इसी के साथ मैं अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी के लिए स्टार्ट करती हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपके लिए क्लेरिफाई करती चलूँगी। इस वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा कवर होता रहे। ये वीडियो लेक्चर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो अभी कंडीशंस चल रही हैं स्कूल्स के लिए ओपन के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए काफ़ी कुछ नया करने की ट्राई कर रही हूँ। यहाँ हम इनके सभी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी सॉल्व करते रहेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता रहेगा। चलिए तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट देखिए इस चैप्टर में क्या है। तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, उनको उसके बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता है। कि जब मिल्क जो रहता है उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाता है समर सीज़न में, गर्मियों के दिनों में, तो क्या होगा। या लोहे की जो चीज़ें होती हैं, आयरन जैसे तवा, पैन, नेल, इन सबको एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर जो रहेगा, नमी वाला वातावरण जो रहेगा, आर्द्र वातावरण, उसमें अगर खुला छोड़ दिया जाए तो आयरन की जो ये आयरन मेटल की जो चीज़ें रहती है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। या ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब ग्रेप्स जो रहेंगे, अंगूर जो रहेंगे, उनका किण्वन हो जाएगा। फूड जो है वो कुक किया जाता है, भोजन जब पकाया जाता है, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फूड रहता है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। या हम जब रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो कौन सी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो इनको हम डेली लाइफ में देखते हैं, कंसिडर करते हैं, सोचते हैं कि ये सब होता कैसे होगा। तो कुछ जो सिचुएशंस रहती हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं। वो फिज़िकल चेंजेस हो सकते हैं या केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। तो जो पदार्थ रहते हैं, मैटर रहते हैं, उनकी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, यानी फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जो होते हैं, तो उसी के थ्रू पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सोचते हैं कि एग्जैक्टली ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन, अगर उसमें केमिकल चेंज आ रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन उसमें आ रहा है, तो वो कैसे आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम जनरली सोचते हैं। तो इसके लिए जब हम ये सोचते हैं कि रिएक्शंस हो कैसे रही हैं, ये कैसे हो जाती है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। क्वेश्चन है, सावधानी है इस एक्टिविटी को करने से पहले ये है कि इस जब एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे या एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो ये टीचर के असिस्टेंस में होना चाहिए, या लैब असिस्टेंट वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी बड़ा, उनके देख रेख में ही हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है। आँखों का प्रोटेक्शन पूरा रखना है। ठीक है, फिर देखिए तो हम इसमें क्या ले रहे हैं, एक मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं। ठीक है,
clean a magnesium ribbon about 3-4 centimeter long by rubbing it with sandpaper। तो इसमें क्या करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको रब करना है, ठीक है, सैंड पेपर से। सैंड पेपर यानी रेगमाल जो होता है उससे रगड़कर उसे रब कर लेना है। क्यों कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो भी अगर रस्टिंग है या फिर किसी तरह के धूल के कण वगैरह हैं तो वो सब साफ़ हो जाएं और वो इजीली क्या हो, गर्म हो सके, ठीक है, और जो भी रिएक्शन हो वो आराम से हो सके। तो देखिए अब इससे क्या करना है कि जो टोंग्स होते हैं, पेयर ऑफ टोंग्स रहते हैं, उनको क्या कर, उस चिमटी जिसको बोलते हैं उससे उसको पकड़ कर, और जो बर्नर रहेगा या स्पिरिट लैंप रहेगा, जनरली दोनों ही लैब्स में प्रेजेंट होते हैं, या वो गैस बर्नर हो या फिर स्पिरिट लैंप हो। तो यहाँ जो एक्टिविटी आपको दिखाई जा रही है फिगर में जो शो हो रहा है वो है बर्नर, ठीक है। तो इससे जब हम मैग्नीशियम रिबन को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं, आपको दिख रहा होगा फिगर में कि कुछ पार्टिकल्स हैं एस टाइप से जो है वो एक वॉच ग्लास, नीचे एक ग्लास की प्लेट टाइप रखी है जिसे वॉच ग्लास कहते हैं, उसके अंदर वो क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, गिर रहा है नीचे जाके। तो वो जो ऐश है या जो पार्टिकल्स जो गिरे हैं वो क्या है, वो सब है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो सब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप ये सोचिए कि जब हमने क्या लिया था, हमने लिया था मैग्नीशियम रिबन, क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम रिबन को जब हमने गर्म किया तो उसमें से किस तरह की जो फ्लेम थी वो निकली डैजलिंग वाइट, यानी चमकदार सफ़ेद क्या निकली थी, फ्लेम निकली थी। और उसके बाद में जो मैग्नीशियम रिबन था ये पाउडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, यानी ऐश बन गई, उसकी राख बन गई। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन जब गर्म करने पे पाउडर में कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह चूर्ण बन गया उसका, और उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का कहते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये चीज़ आप एक बात ध्यान रखिए कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। कभी भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास अवेलेबल है, हमें एक्सटर्नली उसे देनी नहीं पड़ती है। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जो वायु थी, एयर थी, उसमें क्या थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। तो मैग्नीशियम रिबन में से जो मैग्नीशियम था उसने क्या किया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में वो क्या हो गया, उन दोनों को जोड़ने के बाद एक प्रोडक्ट बन गया जो कि क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस वजह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अभी देखिए हमें क्या पता चला कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था लेकिन एक नया ही प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ज़रूरत पड़ी, उसको गर्म करना पड़ा, उसको थोड़ी देर उसमें रखना पड़ा, वो पार्टिकल्स टूट के झड़ने लगे, गिरने लगे, वो ऐश मिली, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो इस तरह क्या हुई कि रिएक्शन भी हो गई और हमें पता नहीं चला कि मैग्नीशियम जो था वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल गया। इसी तरह कुछ एक्टिविटी और हैं 1.2 एंड 1.3। तो 1.2 में क्या कर रहे हैं कि एक नाइट्रेट सॉल्यूशन ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लंबी नली टाइप होती है जो लैब्स में होती है, उसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया है। तो क्या होता है, तो ये एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लैब में करते हैं। तो इसके बारे में क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो लैब का। एक्टिविटी 1.3 देखिए, तो इसमें क्या कर रहे हैं, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, और है टेस्ट ट्यूब। एक कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, जिंक ग्रैन्यूल्स लेने। इस फिगर 1.2 में जो आपको दिखाई दे रहा है एक जार टाइप, इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसके ऊपर जो कैप टाइप लगा है इसको बंद करने के लिए वो है कॉर्क। कॉर्क के अंदर एक ग्लास ट्यूब लगी है, दिख रही है, ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर जो हमारा मैटर है वो प्रेजेंट है जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फेट एसिड है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब देखिए जिंक ग्रैन्यूल्स को कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसमें क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसमें डालना है। अब देखिए दोनों ही एसिड्स हैं और एसिड का काम करते टाइम हमें क्या करना होता है, सावधानी रखनी होती है। हैंडल द एसिड विद केयर, आराम से धीरे धीरे काम करना है, वरना ये जो एसिड होता है ये हमें हार्म कर सकता है क्योंकि डेंजरस होता है। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स,
हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है, अब देखिए मैं आपको इसके लिए डायग्राम पे लेके जाती हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए। अब आप देखिए जो जिंक ग्रैन्यूल्स है उनसे कुछ बबल टाइप सा निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है जो आपको ऊपर दिखी है H2 गैस, वो जो ग्लास ट्यूब है उससे बाहर रिलीज हो रही है। और जब कोई रिएक्शन करते हैं और अगर किसी तरह की गैस निकलती है तो ये बबल के उसमें ही फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो अब कॉनिकल फ्लास्क को जब हम टच करेंगे तो उसके टेम्परेचर में भी कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, जो भी हमने लिया है कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में, इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कोई चेंज आया या नहीं। तो ये क्या है, ये CBSE जो बोर्ड्स रहते हैं वहाँ एक्टिविटीज़ जो कि लैब्स में करवाई जाती हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स, तो उनको वहाँ से ऑब्ज़र्व करके एक ऑब्जर्वेशन जो नोट बनाने पड़ते हैं या टेबल बनानी पड़ती है, रिजल्ट जो बताना पड़ता है, कंक्लूजन, तो उस तरह के ये एक्सपेरिमेंट्स थे। तो मेरे बताने का मोटिव ये है कि ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और जिंक जो ग्रैन्यूल्स हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स हो रखे हैं, तो कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, तभी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या होता है, तो कुछ पॉइंट्स देखिए कि चेंजेस इन स्टेट, या तो उसकी स्टेट में चेंज आएगा, जैसे कि अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड है वो गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड वापस सॉलिड में, इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। या चेंज इन कलर, कलर जो रहेगा, जो भी हमने मैटर लिया है अगर वो मिक्स करने पे उसके कलर में चेंज आता है तो रिएक्शन वहाँ पे हुई है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी जो गैस निकलती हैं किसी भी रिएक्शन में, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिलीजिंग ऑफ गैस बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई किसी में मैटर में चेंज आ रहा है, दो मैटर को मिलाने पे, दो पदार्थों को मिलाने पे, दो सॉल्यूशन को मिलाने पे, ठीक है, तो अगर उनके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब भी क्या हुआ है, वहाँ पे रिएक्शन हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो रिएक्शंस जो हैं वो हो रही हैं। अब हमने ये जब एक दो एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं और हमारे आसपास भी कई चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस जो हैं वो हमारे आसपास चलती रहती हैं। तो इन्हीं सबको हमने क्या किया है, इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनको हमने डेली लाइफ में देखा है, लेकिन वो होती कैसे हैं वो हमें अब पता चलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो हमारा 1.1 जो टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो है केमिकल इक्वेशंस। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं जिनके बारे में इतना बोल रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली ये होती हैं कि दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर रिएक्शन करते हैं, या आप ये मान लीजिए कि दो मैटर किसी भी तरह के दो पदार्थ अगर रिएक्शन करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, अगर उनके बीच रिएक्शन होती है और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है दोनों का मिला हुआ मिक्सचर टाइप में, तो वो जो पूरी प्रोसेस हुई कि दो से एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या है, एक रिएक्शन है। ये केमिकली हो रही है तो केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है। तो ये जो मैंने बोला केमिकल रिएक्शंस है, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस जो रहती हैं उनमें पार्ट लेते हैं, यानी जो केमिकल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके होने में भाग लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब हम चाय बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश करना। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, चीनी, पानी और दूध ये सब हम यूज़ करते हैं। जब तक ये अलग अलग हैं तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। अभी मैं इनको रिएक्टेंट्स बोलती हूँ, ठीक है। और जब इन सबको मैं एक साथ लिख देती हूँ, एक जगह एक साथ रख देती हूँ, एक चीज़ में मिक्स कर देती हूँ, ठीक है, और इनको जब मैं गर्म करती हूँ या कुछ भी इनके अंदर और चीज़ें मिलाती हूँ तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है जो बनती है चाय, ठीक है। तो चाय क्या मिल गया मेरे को, प्रोडक्ट मिल गया ना। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है।
तो ये मेरी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब प्रोडक्ट जो रहता है वो क्या होता है कि रिएक्टेंट से बनने वाली जो चीज़ें रहेंगी वो क्या हो गई, प्रोडक्ट हो गई। तो चाय जैसे हमारी बन गई तो वो प्रोडक्ट हो गई। अब मैं अगर इसे वर्ड की फॉर्म में लिखती हूँ, वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखूँगी, ठीक है, तो इनको लिखने का एक प्रॉपर मेथड होगा, क्योंकि इस चीज़ को केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ये बहुत ही लेंदी चीज़ रहेगी कि इसको किसी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते केमिकल इक्वेशन क्या है। बट वर्ड इक्वेशन जो रहेंगी, केमिकल रिएक्शंस को लिखने का जो तरीका है वो वर्ड इक्वेशन रहेगा, यानी शब्दों में उनको लिखना होगा। तो जैसे मैंने चाय पत्ती प्लस चीनी प्लस दूध प्लस पानी, ठीक है, इन सबको प्लस करने के बाद में मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट की फॉर्म में चाय। ओके, तो उसी तरह देखिए कि वर्ड इक्वेशन जो कि एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाया हुआ है, इसमें क्या लिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए, जब तक इनमें रिएक्शन नहीं वो हो गए रिएक्टेंट, यानी ये रिएक्शन करेंगे, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक एरो का साइन है जिसके बाद लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो बनने वाली चीज़ क्या मिली हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि जो रिएक्टेंट्स रहेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे, ठीक है, और जो प्रोडक्ट रहेंगे वो राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स के बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं शो करने के लिए। मैं ये बता रही हूँ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन तो हो रही है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, तो ये इक्वेशन शो कैसे करते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हैं दो, इनके बीच में प्लस का साइन लगता है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखे गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ऐसा कि ये दो ही होंगे, ये तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। उसी तरह प्रोडक्ट जो बनेगा वो ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल प्रोडक्ट बने, डबल ट्रिपल कितने भी बन सकते हैं। और फिर इसके भी बाद देखिए एक एरो का साइन है, और एरो का साइन क्या शो करता है, रिएक्शन की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो का साइन जिस साइड शो करेगा अपना एरो, वहीं क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा उसी डायरेक्शन में। तो इसने राइट हैंड साइड की साइड क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह क्या होता है, पूरी जो इक्वेशन है वो लिखी जाती है, ठीक है। अब देखिए हमने ये देख लिया राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब इसके होते हैं कुछ स्टेप्स, रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ स्टेप्स भी रहेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कहा Mg प्लस O2, वहाँ हमने क्या किया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी उनकी वर्ड्स की फॉर्म में मैंने वहाँ पे आपको बताया। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सिंबल्स की फॉर्म में है यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो तो वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन थी ना, वर्ड इक्वेशंस थे। अब यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है हमारा। तो अब यहाँ हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो एक है सिंगल, प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो हैं दो, और इससे बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो अब ये जब हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली, इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया सिंबलिक फॉर्म में, राइट हैंड साइड जो रहेगा हमारा रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा था वो रिएक्टेंट्स रहेंगे। रिएक्टेंट्स जब रिएक्शन करेंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर ये जो रिएक्शन है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल है, तो अब इसे चेक कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड, जैसे वो मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो अब इसमें ही ऐसा सा कुछ रहेगा। तो मैग्नीशियम देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 मॉलिक्यूल, राइट हैंड साइड भी 1 मॉलिक्यूल। इसके बाद में देखिए जो ऑक्सीजन है वो 2 मॉलिक्यूल है ना, लेकिन राइट हैंड साइड में 1 मॉलिक्यूल है। इट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब इसको तो देखने का एक ही तरीका है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना।
तो अगर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है यानी अनबैलेंस्ड है तो इससे किस टाइप की इक्वेशन कहेंगे? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन यानी कंकाली रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। जब ये इम्बैलेंस्ड होती हैं तो हमें इन्हें बैलेंस करना होगा। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यानी इन्हें बैलेंस जो भी केमिकल इक्वेशन रहेंगी, रासायनिक समीकरण रहेंगे, उनको बैलेंस कैसे करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो मास रहेगा, एटॉमिक नंबर्स जो रहेंगे, उनको बराबर कैसे करेंगे ईच एलिमेंट्स के जो भी हमारे पास अभी प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए एक हमने लॉ पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है, देखिए उसमें ये रहता है कि जो मास रहता है उसको ना ही तो हम क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, यानी ना तो बना सकते हैं उसको नया और ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन होगी यानी जो रिएक्शन होगी उसके अंदर जो प्रोडक्ट रहेगा, उसके जो एलिमेंट रहेंगे उसका मास और जो हमारे रिएक्टेंट रहेंगे उसका जो टोटल मास होगा वो दोनों साइड बराबर होगा, यही होगा ना। तो इसके लिए ये जो लॉ लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में कहना चाहूँ तो ये है कि जो रिएक्शन से पहले जो मास रहता है और रिएक्शन के जो बाद मास रहता है वो इक्वल होता है। तो इस तरह क्या होती है, जो हमारी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन रहती है यानी अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन रहती है वो कैसी हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। और अब जो ये है कि हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे इनको करना होता है। जैसे ये Mg+O2 प्लस Mg+O2 से प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, MgO। तो यहाँ जो ऑक्सीजन का मास है या मॉलिक्यूलर जो वेट रहेगा वो क्या है, अलग है, यानी राइट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो कम है। तो इसको बराबर करने के लिए हम कैसे, इसको क्या स्टेप्स रहेंगे जिससे कि ये इक्वल हो जाए, जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो बैलेंस हो जाए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।